Right. What is the structural economy of China? The structural economy of China is absolutely wobbly, and that is in the you know cartoon on the right. As per that, exports are burning, gone. Investment is gone. He's hoping, Xi Jinping is hoping for consumption, और वो consumption हो नहीं रहा, लोग खरीद नहीं रहे, बिक्री नहीं हो रहा है, राइट। इस हालत में आप देखिए, एक कोई भी इकोनॉमी अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट्स, कंजम्पशन, कमोडिटी, सर्विसेज या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। ये अन इकोनॉमी किसी देश का इसके ऊपर निर्भर है। चाइना में देखिए मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट जो तकरीबन 30% है चाइना का जीडीपी, इट इज सिक और अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। अभी आगे देखेंगे क्यों रिकवर होगा भी नहीं। एक्सपोर्ट्स डाउन है जैसे मैंने बताया, सर्विसेज उसी स्तर में है जहां पिछले 5-6 साल में है, वो स्टैग्नेट हो रहे हैं। ये जो लाल में है वो सब चाइना के लिए घाटे में है। कंजम्पशन हो नहीं रहा, कमोडिटी इनके पास है नहीं, बिकॉज चाइना इज अ रिसोर्स डेफिशिएंट नेशन। इसके पास फूड नहीं है, फूड सिक्योरिटी के बारे में आगे बात करूंगा। इसके पास तेल नहीं है और बहुत सामग्री इसके पास नहीं है। इट्स नॉट अ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है इसके पास, पर इसका वो भी डाउटफुल है क्योंकि इसका जो जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बैन हो रहा है बाहर देशों में। कोई हुआई, जेट्टी वगैरह से खरीद नहीं रहे। सो दिस इकोनॉमी इज एट रिस्क। आज तक चाइना हैज सर्वाइव्ड बिकॉज इट्स इकोनॉमी इज ह्यूज। आगे मुश्किल। ये बड़ा मजेदार है, डेमोग्राफिक इकोनॉमी। आज का युवक जी जिनपिंग बुढ़ा हो रहा है, राइट में देखिए, उसको वॉकर चाहिए कुछ दिनों में, और इसके बच्चे जो हैं इकोनॉमी चलाएंगे बूढ़ों के साथ, क्योंकि बीच में वर्कफोर्स नहीं है इनका। ये जो डेमोग्राफिक इकोनॉमी में खास बात यह है कि सब सोच रहे थे कि ये जो इनका जो डेमोग्राफिक डिक्लाइन है, ये डेमोग्राफिक चाइना का पॉपुलेशन, घटता हुआ पॉपुलेशन है, सब सोच रहे थे कि ये जो पॉपुलेशन है तकरीबन 2030 की तकरीबन डिक्लाइन होना शुरू होगा, पर ये तो 10 साल पहले घटना शुरू हो गया और इसके लिए महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ेगा? क्योंकि इनका वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रहा है। इनका वर्किंग पॉपुलेशन एक्चुअली देखा जाए तो 2010 से ही घटना शुरू हुआ, और 2010 से घटना, ये तो ऑफिशियली घटना शुरू हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं इससे पहले भी शुरू हो गया। मजे की बात यह है, अगले स्लाइड में दिखाएंगे। आप देखिए, बाएं है जो लाल में है वो ग्राफ है डिक्रीज इन वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक, और ये 2010 से इनका वर्किंग पॉपुलेशन घट रहा है। राइट में देखिए इनका जीडीपी भी 2010 से घट रहा है। आप इसका कोरिलेशन देखिए, एक स्पाइक जो 2020 का है वो कोविड के टाइम में, पर आजकल वो डाउन है। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर का जीडीपी वो कुछ लोग बोल रहे हैं तो 0 है। सो ऑलरेडी इनका जो डेमोग्राफिक डिक्लाइन शुरू हो गया है और ये रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि आगे जाके इनका वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रहा है, और जैसे जैसे वर्किंग एज पॉपुलेशन घटता जाएगा, क्या है इसका तात्पर्य? एग्रीकल्चर वर्कर्स कम हो जाएंगे। फार्म्स में कौन काम करेगा? अगर फार्म में काम नहीं करेगा तो इनका फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? अगर वो कोई व्यवसाय भी करेगा भी, वो बुढ़े करेंगे रूरल एरिया में, लोग नहीं होंगे इनके फौज में आने के लिए। और अगर टोटल वर्कफोर्स घट गया तो वेज इंक्रीज हो जाएगा। आमदनी क्या है, आमदनी इंक्रीज नहीं होगा, पर इनका रेट बढ़ जाएगा, लेबर रेट बढ़ जाएगा। अगर लेबर इनपुट रेट बढ़ जाएगा
तो ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगा, ये लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, राइट। ओवरऑल इनका इकोनॉमी कंट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये और मजे की बात यह है, ये नियमित है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, अगले 50 साल तक कोई फेरबदल नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोगों के ऊपर है। सबको पता है अभी कितने लोग चाइना में हैं, कितने बुढ़े हैं, कितने बच्चे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं। ये चांस नहीं है कि इसमें कोई बदली हो, तो ये तो निश्चित है ये डिक्लाइन। एक और, ये जो गोल लगाया मैंने पर्पल में, ये देखिए, ये वो टाइम है, लाल जो लाइन है वो है बुढ़ापे का पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन, और ये जो काला लाइन है इनका जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये क्रॉस ओवर हो गया। अभी क्या है कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, बूढ़े ज्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन में ओवर 65 का तादाद बढ़ रहा है, और ये मैक्सिमम ग्रोथ ओवर 65 2022 से लेकर 2030 तक। क्या नहीं, चाइना इज एजिंग फास्टर, इट इज द फास्टेस्ट एजिंग सोसाइटी इन द वर्ल्ड। इतिहास में इससे ज्यादा कोई सोसाइटी बुढ़ा नहीं हुआ है। जो तकरीबन 100 साल लगा फ्रांस में, और 40 साल लगा जर्मनी में, और 22 साल लगा 22-25 साल लगा जापान में, इधर 20 साल में हो रहा है। जो भी प्रॉब्लम्स जापान के इकोनॉमी में आजकल है वो चाइना में आना निश्चित है, पर फर्क यह है कि चाइना विल नॉट बी अ रिच इकोनॉमी, चाइना विल गेट ओल्ड बिफोर इट बिकम्स रिच। तो ये विस्तार में मैसिव ड्रॉप इन वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड अ फार ओल्डर लेबर फोर्स देन बूम टाइम्स। लेबर है नहीं, 65 एज ग्रुप आज, भाई आज के दिन तकरीबन 150 मिलियन है, अगले 3 साल में ये 200 मिलियन हो जाएगा, और 2030 तक 2040 मिलियन हो जाएंगे। उस वक्त ये 20% होगा इनका पूरा पॉपुलेशन का। अच्छा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जितना भी इन्होंने किया, कि ये इनका उम्मीद था कि प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ेगा, जब प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ेगा तो उनके लिए इंश्योरेंस होगा बुढ़ापे में, क्योंकि चाइना में अभी तक पेंशन ठीक नहीं है, तो लोग जो बुढ़ापे के लिए प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ेगा, वो बेचेंगे, जो भी करेंगे उसके साथ जिएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि प्रॉपर्टी वैसे भी डूबा हुआ है, और अगर कम लोग शादी करेंगे और बच्चे कम पैदा होंगे तो घर का क्या फायदा है? हाउसिंग डिमांड भी कम हो रहा है उधर, हाउसिंग वैसे भी इनके पास ज्यादा है, वो बिक नहीं रहा, दाम गिर रहा है, और इनके पास एक्सेस कैपेसिटी है, कोई पैदा नहीं हो रहा है, वर्किंग फोर्स कम हो रहा है, इनका आमदनी कम हो रहा है, तो इनका रियल एस्टेट तो बाहर नहीं निकलेगा। वही मैंने लिखा, करंट हाउसिंग स्लम्प इज परमानेंट। इसका मतलब चाइना का 30% इकोनॉमी, ये जो 13 से 17 बिलियन में 30% जीडीपी जो है, सिक जीडीपी है। अगर हाउसिंग नहीं बनेगा तो सीमेंट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक बिजली का इंडस्ट्री, XYZ सब टप, कैस्केडिंग इफेक्ट है। अच्छा, एक और चीज है, टेक्निकली प्रोडक्टिविटी। टू सपोर्ट ओल्डर पीपल, प्रोडक्टिविटी हैव टू बी 3.2% पर ईयर। आगे जाके इनका जो आबादी का रुख देखते हैं तो आज के दिन इनका 0.6% है। प्रोडक्टिविटी कम है, जरूरत ज्यादा है, वे पहुंच नहीं पाएंगे। अगर वो नहीं होंगे तो इनका पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? सोशल टेंशंस। इसीलिए प्रोडक्टिविटी के लिए क्या क्या चाहिए? अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन, कैपिटल, रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट और प्राइवेटाइजेशन। ये तो हो नहीं रहा, ये तो उल्टा हो रहा है, एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन तो खत्म हो गया। आप किसी नजरिया से देखिए, तो अभी आपने डेमोग्राफी देख लिया, अभी इसमें
कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजी रिस्क है। जो चाइना में मैंने पहले स्लाइड में दिखाया कि जी जिनपिंग इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन टेक्नोलॉजी, स्पेस और एआई, अननोन आउटकम्स, इसमें क्या फायदा होगा किसी को नहीं पता। चिप टेक्नोलॉजी इनके पास है ही नहीं, सीड टेक्नोलॉजी नहीं है, बीज नहीं है इनके पास, बीज नहीं है तो फूड आउटपुट नहीं होगा, इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है कि चाइना इज एमिंग टू बी अ लीडर इन टुमारोज मोस्ट प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजीज, ईवीज, सोलर पावर, एआई, क्वांटम वगैरह वगैरह वगैरह, पर वो एडवांस माइक्रोचिप्स बना नहीं पा रहे हैं। अगर वो नहीं हो सकता तो ये सब हासिल नहीं होगा, राइट। और कभी कभी ये अनाउंस कर देते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ये सब बकवास है। दूसरी बात यह है कि अगर शी जिनपिंग का जिस तरीके से स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, वो एकेडमिक एडवांसमेंट में लिए कम है, प्रॉब्लम है, उसमें इनोवेशन नहीं होता। और अगर इन्होंने टाइटर कंट्रोल कर दिया तो लोग भाग जाएंगे और वो भागने के लिए तैयार हैं। ये है प्रॉब्लम्स इनके। कोई इसको 360 डिग्री व्यू लेंगे तो आप देखोगे चाइना का इकोनॉमी कहीं नहीं जा रहा है। वो ऐसे नहीं बढ़ेगा कि वो कल के दिन नंबर 1 बन जाएगा, ये तो बड़ा ख्वाब है, राइट। एक और चीज, हाईटेक इंडस्ट्री में जो जी जिनपिंग पैसा लगा रहा है, ये प्रॉफिटेबल होता है। जो इसके ऊपर जिसमें निवेश करते हैं उनको पैसा बहुत मिलता है, पर इसमें जॉब्स कम होते हैं। आप ट्विटर का देखिए, ट्विटर में इन्होंने कट कर दिया। पूरा अमेरिका में ट्विटर ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, सब ने इनको उनका वर्कफोर्स काट रहे हैं। का मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, पर जॉब्स कट रहे हैं, यही है, राइट। और इसका मतलब क्या है कि ये एक क्रैश हो सकता है एक दिन, पर मेरे ख्याल में क्रैश नहीं होगा क्योंकि टोटल स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी है। पर ये स्लो ड्रॉन आउट स्टैग्नेशन होगा, ये मेरा अनुमान है, राइट। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, गिव अप योर फ्रीडम्स एंड गेट प्रॉपर्टी, ये रिस्क में है। जॉब्स अक्रॉस द बोर्ड आर स्केर्स, यूथ जॉबलेसनेस बहुत है, पे कट्स बहुत है, ये सब एक्चुअल फैक्ट्स हैं। पे जॉबलेसनेस तकरीबन 20% है। प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां, कोविड, बैंक प्रोटेस्ट, पे कट प्रोटेस्ट, हेल्थ प्रोटेस्ट बहुत हो चुके हैं। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ। हेल्थ सिस्टम चाइना के अंदर पुअर है। चाइना के जो जितने शहर हैं उनके पास पैसा नहीं है, वो मेडिकल बेनिफिट्स कट कर रहे हैं, राइट। सोशल सिक्योरिटी कम है, पेंशन फंड इनका 2035 तक खत्म होने के खतरे में है। अभी अभी इन्होंने पेंशन फंड रोल आउट किया प्राइवेट। ये सब अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन कम होगा, कंजम्पशन कम होगा तो स्ट्रक्चरल इकोनॉमी में बदली नहीं आएगा। अगर बदली ही नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है। अभी उधार का इकोनॉमी, डेट इकोनॉमी के ऊपर देखेंगे। डेट इकोनॉमी में 4 हिस्से हैं, बीआरआई, हाउस होल्ड डेट, गवर्नमेंट डेट और लोकल गवर्नमेंट डेट, राइट। बीआरआई में देखिए, ये है देश, ये सब चाइना के ऊपर उधार है। इनके पास खुद इनका अर्थव्यवस्था नहीं है, वो उधार ही वापस नहीं कर सकते। जो बीआरआई का डेट मतलब गया। दूसरी बात, हाउस होल्ड डेट देखिए इनका, ये हाउस होल्ड डेट का ग्राफ है। पिछले 8-9 साल में हर घर कर्ज में डूबा हुआ है। देखिए कितना शूट आउट हो गया अब। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का डेटा है, मैंने इसीलिए वहां लिंक भी दे रखा हूं। ओके ओके, चाइना के सिटी डेट में है और क्या बना रहे हैं वो लाल में लिखा मैंने। They are building more roads, railways, industrial parks, even though the economic returns on that activity are increasingly meager. In their struggle to find the money to fund their new project and interest payments on their old ones, cities are cutting public services and benefits. इसका मतलब लोगों को जो फैसिलिटीज देना है वो कट कर रहे हैं। इसका मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज एट रिस्क कि भाई हम आपको, वी विल गिव यू प्रॉस्पेरिटी, यू गिव फ्रीडम, दैट्स एट रिस्क। अगर वो रिस्क है तो सोशल टेंशन विल इंक्रीज।
सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, हाई स्पीड रेल बना रहा है, पर वो कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है। रियल एस्टेट में गोस्ट सिटीज हैं, सबको पता है, और ये कैनाल और वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो अनसस्टेनेबल है, और ये भी अभी चल रहा है। ये सब बोलते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट करोगे तो कोई फायदा नहीं है। चाइना इज ओवर इन्वेस्टेड, डेड इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इनके पास और कोई चारा नहीं है, ये फंसे हैं। राइट, क्लाइमेट चेंज, चाइना में अकाल और फ्लड्स इनके इतिहास में ऐसे रहे कि जब भी ये है, कोई ना कोई एम्पायर टूट गया और नया एम्पायर आ जाता है। अगर क्लाइमेट चेंज में इनके पास, इनका पानी का प्रॉब्लम है, इनके फूड सिक्योरिटी के ऊपर प्रॉब्लम है, इनका एनर्जी के ऊपर प्रॉब्लम आज चल रहा है। आज चाइना के अंदर एनर्जी का प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि एक जगह गर्मी ज्यादा हो रहा है और उन्होंने कोल प्लांट बंद कर दिया, और वहां इंडस्ट्री टप है आज के दिन। एक जगह याद नहीं आ रहा था, सेमीकंडक्टर नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनको पानी चाहिए। और वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक चाइना का जीडीपी लॉसेस कुड बी 0.5 to 2.3%। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, इनका खुद का रिपोर्ट, कि ये बोलते हैं कि इट विल बी अ वार्मर एंड बेटर फ्यूचर। ये पिछले महीने का फरवरी का रिपोर्ट है। ये एक और है, एक ऑस्ट्रेलियन स्टडी ने बताया half of China's GDP is at risk of climate change by 2050. It's called the gross domestic climate risk. 9 of China's provinces, accounting for more than half of the nation's GDP, which take up the top 9 spots on a list of states and provinces around the world, are likely to suffer as natural disasters related to climate change become more extreme and frequent, putting lives and assets at risk. Yeah, this point, last point. China's Yunnan warns energy crisis could persist amid drought conditions with a cap on smelting. That is correct. They've had, in the past 3 years, such floods and such droughts which they've never had in the past 70 years. This is the flood damage since 1990 graph. As it appears, it's going down. This is the damage assessment over years. If you put both these together, if you damage is going up, even for smaller disasters, the damage goes up. It's very simple. If you have a hut and a flood comes, that hut goes. But you have a 20-storied building and that flood comes and that 20-storied building goes, you lose more. So if you're overdeveloped and you're susceptible to disasters, you lose more. So your recovery is worse. That's the problem with China, and it's happening now regularly. There is a problem of food security. I will not dwell on food security because food security is something which we're going to deal as a separate subject next week. This is the biggest rice producer in the world, just to pictorially. If you see, this is the biggest food importer also. That's the problem with China. Either they don't produce as much, or why are they importing? So something is fake. Okay, this is the details of import and export. I'll not go into it. But again, if you see, they are net food importers. Again, Xi Jinping keeps talking of extreme importance of food security. All these are there. Then the military expenditure. Now, military expenditure is very interesting. China is going to find money from wherever possible to spend on its military. ये तो तय है। अभी जो 2 सेशंस में इन्होंने मिलिट्री बजट 7% बम्प अप किया है। अगर आप पिछले 10 साल में देखोगे तो हर साल ये 7-8% बढ़ा रहे हैं। तो 10 साल में देखोगे तो 80-90% तो ऑलरेडी हो गया। ऑलरेडी द मिलिट्री बजट इज डबल्ड ओवर द पास्ट 10 years. Plus the security. This is a security state which spends more on internal security than the external security. That is also doubled almost. So your overall income is reducing
and you're increasing military expenditure with latest equipment and latest technologies, which are costly technologies, how is it sustainable? Somewhere it will give. If it doesn't give, and if you continue to spend on military expenditure like Pakistan does, then एक न दिन पाकिस्तान का हालत भी हो सकता है इनका. क्या वहां तक जाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं जाएंगे. पर China as a huge economy will remain, but it will start stagnating soon. Okay, now comes the thing. When will it stagnate? My view is that in the next 2 to 3 years, Chinese economy will struggle. And this is the time when Xi Jinping and company will talk big. They'll talk of a lot of things. Then this aging factor will start showing up. The true story of thing will come out. Will they suffer the fate of USSR? Question mark. We must also realize that Xi Jinping is getting old. Will there be a counter movement against him politically? We don't know, because at the end of it, China में जो भी होता है वो political होता है. Right? So, if you think China is going to recover, it will not recover. अगले 5-6 साल के बाद इनका overall economy will start dipping. For the simple reason, इनके लोग होंगे नहीं. Overall, despite all the big talk, right, it will start dipping. So, I get back to my first slide. Their problems are demography and climate change. They will have to work. They'll have a problem. Real estate will not recover. Infrastructure is waste. Exports are not going to recover. We know that already. They are already getting tough on us, because if Apple shifts here, everyone else is going to shift. They're going to have a problem. That private sector, they're trying to revive. There's no trust. Jobs, I've said, are already scarce. Consumption cannot go up. We have already spoken of it. Food insecurity will remain. Healthcare is useless. So that is why I keep saying Xi Jinping is trying to revive his economy through diplomacy, technology, and military. He's trying to play a statesman game where he'll increase his reach with other nations. He'll try to UNize, de-dollarize, UNize, which can't happen. Why it can't happen? I've written an article on why UNization. We might de-dollarize, but UNization cannot happen. Then he's betting on technology, which I've said, all risky things. We don't know the outcomes. Even if the outcomes are not there, the poor will not get help. And the military he's spending, and he wants to coerce. It's good old gunboat diplomacy he is trying. This is the new playbook of Xi Jinping, if you have understood this complete, जो विस्तार में मैंने आज बताया है. देखेंगे तो हमारे लिए क्या है इसमें. हमारे के साथ दो रवैया होंगे. एक तो वो ट्राई करेंगे कि हमारे साथ सलूक करे और आगे बढ़े, जिस तरीके से उनका फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ट्राई कर रहा है. अगर वो नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं फिंगर करेंगे. अभी डिप्लोमेसी ट्राई कर रहे हैं. अगर ये इसमें ये सफल नहीं हुआ तो हमारे साथ मिलिट्री में कुछ ना कुछ करेंगे. और यही बात मैं पिछले हफ्ते जनरल्स के साथ मैंने बात किया, डिस्कस किया, विचार विमर्श किया, और ब्रिगेडियर अरुण सहगल से भी बात किया क्या क्या ऑप्शन है चाइना के साथ. क्योंकि हमें देखना चाहिए कि चाइना आगे क्या करेगा. उसका टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा असर नहीं होगा, पर मिलिट्री और डिप्लोमेसी का असर होगा. वी विल हैव प्रॉब्लम्स. क्या लड़ाई छिड़ेगा? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि चाइना के पास वो काबिलियत नहीं कि हमारा साथ बिल्कुल वॉर मोड़ ले. पर क्या छुटपुट होगा? यस. कहाँ होगा? ये थ्रू भूटान हो सकता है, थ्रू नेपाल हो सकता है, थ्रू म्यांमार हो सकता है, थ्रू बांग्लादेश हो सकता है, और हमारे नेबरहुड के साथ हो सकता है कहीं.
क्या ये ऑन द एलएसी हो सकता है? हो सकता है। इंडियन ओशन रीजन में हमारे साथ कुछ ना कुछ किटपिट होगा होगा। उनका रवैया ये होगा कि इंडिया को किस तरीके से दबाया जाए। इंडिया को दबाने से ही उनका फायदा है, क्योंकि हमारा राइज में उनका घाटा है और हमें दबाने में उनको फायदा है। राइट।